Assalamu alaikum, my beloved scholars. Welcome to Kingdom of Chemistry with Professor Zishan Iqbal. मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नाइट्रोजन एंड सल्फर चैप्टर नंबर 19. This chapter is very important for examination point of view. Before starting our lecture, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी टच कर रहा है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को भी टच कर रहा है. बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट जैसे कंपाउंड बनाते हैं जो कि स्मोक का मेन काज है. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को देखते हैं कि वो एसिड रेन का भी काज करते हैं. क्लास में अपने लेक्चर में मैं ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ कि एसिड रेन जो है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर की वजह से जो है वो बन रही है, जिसमें पीएच जो होती है वो नॉर्मल वाटर की 6.5 से रिड्यूस होकर 4 पर आ जाती है. तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, सल्फर के कंपाउंड्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन को देखेंगे, मेटल्स को देखेंगे, मेटल के ऑक्साइड्स को देखेंगे, उनकी रिएक्टिविटी को देखेंगे. ये हमारे चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है, दैट इज़ अमोनिया, NH3. अमोनिया के बारे में आप जानते हैं कि ये पंजेंट स्मेल इसकी होती है. और अमोनिया जो है बेसिकली एक ग्लोबल सुपरस्टार, इसको हम किंग केमिस्ट्री की दुनिया में कहेंगे. जानना चाहते हैं क्यों क्यों कहते हैं इसको ग्लोबल सुपरस्टार? बिकॉज आवर कंट्री इज 70% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ज़रात में जितने भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, यूरिया उसमें आ रही है, ठीक है. इसी तरीके से बहुत सारे और भी फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बढ़ा रहे हैं. उसमें अमोनिया जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है. अमोनिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. तो अमोनिया की बहुत ज़्यादा मेजर वैल्यू है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. और अमोनिया आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. अगर हम देखें तो इसको फर्टिलाइज़र किंग का नाम मैं कहूँगा कि ये फर्टिलाइज़र किंग है, ठीक है. 80% अमोनिया जो हमारी प्रिपेयर हो रही है ना, 100 में से 80% अमोनिया जो है वो स्कॉलर्स जा रही है सीधी की सीधी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में. फर्टिलाइजर्स के अंदर उसको इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. हमारा ग्लोबल फूड जो है वो जब तक रहेगा तो तब भी हम भी सर्वाइव कर सकते हैं. तो अमोनिया के बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि अमोनिया को जो कार्ल और इसी तरीके से फ्रिट्ज हैबर, दीज वर द साइंटिस्ट जिन्होंने अमोनिया को 1909 में प्रिपेयर किया, और उस प्रोसेस का नाम था हैबर्स प्रोसेस. इनकी वजह से, इस काम की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्ड किया गया. ये एक बिग अचीवमेंट थी इनकी. तो स्कॉलर्स, फॉर्म से हटकर जो 80% तो चले हैं, मैंने आपको बता दिया कहाँ पर यूज़ हो रहा है, बताएं ज़रा. वो यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में. तो पीछे रहेगा जो 20% है, वो 20% भी अमोनिया इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है, हमारी पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ में. जो हमारा इस चैप्टर का, सॉरी इस बुक का 10th की बुक का लास्ट चैप्टर भी है पॉलीमर, ठीक है. तो प्लास्टिक बना रहे हैं हम, इससे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स बना रहे हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं. यू विल बी ग्लैड एंड सरप्राइज टू नो दैट कि हमारे रेफ्रिजरेटर के जो पाइप्स हैं, कूलिंग पाइप्स, उनके अंदर जो है वो अमोनिया रन कर रहा है. आइसक्रीम्स बनाने में उसका मेजर रोल है, क्योंकि ये एज अ कूलेंट गैस काम कर रही है अमोनिया. तो इसी तरीके से इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो बेसिकली द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस वाज टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग अमोनिया. तो अमोनिया के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा मैकेनिज़्म मेनली जो है कि हम
हैबर प्रोसेस की मदद से अमोनिया को कैसे तैयार करते हैं। जैसे हमने बिरयानी बनानी है, बिरयानी, तो बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, राइस चाहिए, चिकन चाहिए और डिफरेंट मसाला जात जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो लाइक वाइज हमारी अमोनिया जो है वो इंडस्ट्रियल में जब प्रिपेयर हुई थी हैबर प्रोसेस के थ्रू, आई टोल्ड यू अर्लियर 1909 में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो क्या है, बेसिकली आपको चाहिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये आपको बना रहा है अमोनिया। वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो स्कॉलर्स देख लें कि हमारे पास एक नाइट्रोजन का मोल यूज हो रहा है, N2 नाइट्रोजन गैस। ये बेसिकली क्या है, इट्स अ गैस, इट इज एन एलिमेंट, ठीक है। नाइट्रोजन एयर में 78% पाई जाती है, और साथ क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये अमोनिया बना रहे हैं। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन सिर्फ एक मोल है और H2 के बैक पर आपको 3 नजर आ रहा है। इट मीन्स कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। इफ वी कैन से दैट कि 1:3 की हम जो है वो कंपोजिशन ले रहे हैं अमोनिया को प्रिपेयर करने की वजह, ठीक है। तो रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्टेंट साइड पर 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। कैसे, नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन की 3 मोल्स, 4 हो गए। रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल्स हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है वो हमेशा उस साइड पर स्कॉलर्स शिफ्ट होता है जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू ली शेटर प्रिंसिपल, जो कि आप कॉलेज लेवल पर पढ़ते हैं। रिएक्शन वहीं पर शिफ्ट होगा ना जहां पर ज़्यादा मोल्स हैं, तो ज़्यादा मोल्स हमारे रिएक्टेंट साइड पर हैं, तो इट मीन्स कि रिएक्शन कैन शिफ्ट बैकवर्ड। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड करता है। तो अगर तो ये दोनों की दोनों स्टबर्न गैसेस का नाम मैंने इनको दिया है, बहुत ज़िद्दी गैसेस हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, ये आने वाले कुछ टाइम में मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनको हम हासिल करते हैं, क्योंकि ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर द मेन रॉ मटेरियल, मेन इंग्रेडिएंट्स टू मैन्युफैक्चर द अमोनिया। तो हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने यहाँ पर, चूँकि ये वर्ड फाइल टाइप की गई है बहुत मेहनत के साथ, तो देखें तो सबसे पहले टेम्परेचर आपने देखना है 400 टू 500 डिग्री, यानी कि आपने 400 टू 500 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इसके अलावा स्कॉलर्स प्रेशर जो है ना, जो आपका 200 atm होगा। नॉर्मल एयर का प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, यहाँ पर आपने कितना रखना है, 200 atm, जो कि आपके पास 20,000 किलो पास्कल के बराबर होता है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि 1 atm जो होता है वो 101325 पास्कल के बराबर होता है, और 1 atm इज इक्वल टू 101.25 किलो पास्कल के बराबर होता है, क्योंकि 1000 पास्कल्स जो होते हैं वो 1 किलो पास्कल के बराबर होते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। अगर आप कहते हैं कि जस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इट्स ओके, डजेंट मैटर। तो कंडीशंस मैंने पहले आपको बता दिया कि 400 टू 500 डिग्री हमने टेम्परेचर हो गया, प्रेशर भी आपको पता चल गया। उसके बाद आ गया हमारा कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट में मैंने आपको क्लास में भी अक्सर बताता हूँ कि आपको शॉर्टेस्ट रूट, मैं आपको किसी डेस्टिनेशन बताता हूँ कि आपने उस डेस्टिनेशन में पहुँचना है, और 2 रूट देता हूँ, आप शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेंगे, आपको रूट ने उस जगह पर पहुँचा दिया लेकिन रूट आपके साथ नहीं गया। तो यही कैटलिस्ट का काम होता है, और कैटलिस्ट में हम लेंगे एल्यूमिना। व्हाट इज एल्यूमिना, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, Al2O3 इसका फार्मूला होता है, और साथ आ रहा है आयरन। फाइनली डिवाइडेड का मतलब जिस तरह रस का चूरा होता है, रस खा लेते हैं आखिर में चूरा बच जाता है, जिनको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आपने कैटलिस्ट को यूज़ करना है, क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है स्कॉलर्स, जो जितना पाउडर्ड फॉर्म में होता है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है, उतनी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और उतनी उसकी रिएक्टिविटी भी अच्छी होती है। तो कैटलिस्ट को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो ये 3 आपके पास जो हैं वो कंडीशन आ रही हैं, जो कि हमें क्या बना कर दे रही हैं,
वो हमें बना कर दे रही हैं स्कॉलर्स हमारी अमोनिया। तो अब सबसे पहले इन तीनों कंडीशंस भी आपको पता चल गई, रिएक्शंस को भी आपने अच्छे तरीके से देख लिया। तो आपका जो रिएक्शन चैम्बर है, उस रिएक्शन चैम्बर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी बन रही है। अब यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, आपको बताता चलूँ कि ये जो हैबर प्रोसेस है ना, ये जस्ट 35% अमोनिया जो है ना, ये हमें बना कर दे रही है, सिर्फ 35%। बाकी किधर गई है? बाकी अमोनिया बन ही नहीं रही भाई। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं, यानी कि N2 और H2 अनरिएक्टेड फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई हमें? तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि 35% अमोनिया तो बन गई, जो बाकी रिमेनिंग मिक्सचर है इसको रेफ्रिजरेशन कॉइल्स के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, क्योंकि अमोनिया गैस जो है ना, उसका जो किस पॉइंट पर वो गैस लिकोफाई होती है, -33.4 डिग्री पर वो लिकोफाई हो जाती है। किस में? रेफ्रिजरेशन कॉइल्स में। आपके घर में फ्रिज है, उसकी बैक साइड पर आप देखें तो एक जाली सी लगी हुई होती है और उसके साइड पर पाइप्स होते हैं, नीचे एक हॉट पॉट की तरह एक कंप्रेसर होता है जिसमें फिरॉन गैस होती है और साइड पे कूलिंग पाइप्स होते हैं, वो रेफ्रिजरेशन कॉइल्स होती हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। रेफ्रिजरेशन कॉइल्स के अंदर आप इनको रखते हैं और अमोनिया जो होती है वो लिकोफाई हो जाती है -33.4 डिग्री पर। तो अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच चुकी थी, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम था। तो इसी तरीके से हम उनको रेफ्रिजरेशन कॉइल में लेकर गए और वहाँ से जो है वो हम उनकी अगेन जो है वो करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में लेकर जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कि व्हाई इज अमोनिया गैस टर्न इनटू लिक्विड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या आंसर इसका टाइप किया है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मैंने आपको बताया है सिर्फ 35% अमोनिया है। ठीक है, तो आप इसको कूल करते हैं -33.4 डिग्री पर, और अमोनिया जो होती है वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कॉइल्स में मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे कह रहा है कि हाई प्रेशर हमें क्यों रिक्वायर्ड है। तो देखें जी, हाई प्रेशर इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे तो होते हैं ना 4 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के थे हमारे पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ 2 मोल्स बन रही है। ठीक है ना। तो ली शैटियर प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन तो उसी साइड पर प्रोसीड करेगा ना जहां पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हाई प्रेशर जब आप अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव करेगा, यानी फॉरवर्ड साइड मीन्स कि अमोनिया, ठीक है, जहाँ पर अमोनिया के सिर्फ 2 मोल्स हैं, मोल्स कम है, लेकिन ली शैटियर के अकॉर्डिंग जब हम हाई प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है फॉरवर्ड साइड पर। ठीक है, जिसकी वजह से यील्ड भी बढ़ती है और अमोनिया की प्रोडक्शन भी बढ़ती है। ठीक है, बाकी काम हमारे कैटलिस्ट भी करता है। क्या था कैटलिस्ट? था आपके पास आयरन था और एल्यूमिना था। ठीक है, तो वैसे ली शैटियर प्रिंसिपल था क्या कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर जब मौजूद होता है ना, तो वो उसके अंदर आप जब कोई चेंज लाएंगे, ठीक है ना, तो चेंज जब भी लाना चाहेंगे तो वो उस साइड पर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या लाएगा, इक्विलिब्रियम के इफेक्ट को अपोज करेगा। ठीक है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, आप उसमें कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो इक्विलिब्रियम को जाहिर सी बात है अपोज करेगा ना। तो खैर ये आप कॉलेज लेवल पर डिटेल में पढ़ते हैं, तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि ली शैटियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास रिएक्शन वैसे फॉरवर्ड मूव करने के लिए आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 200 atm प्रेशर है और उसके अकॉर्डिंग जब अपना प्रेशर लगाएंगे तो रिएक्शन आपका कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो रॉ मटेरियल आपको पता ही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब सबसे पहले उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हमारे मेन रॉ मटेरियल्स हैं वो आएंगे कहाँ से। मैंने आपको बताया था कि लेक्चर की लेटर फेज में जाकर मैं आपको बताऊंगा, तो अब ज़रा आप सुन लें। तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन एयर में 78% मौजूद है। ठीक है, आपने एयर
लेनी है, कलेक्ट करनी है, ठीक है। अपने वर्ड्स में मैं इसको इजीएस्ट पॉसिबल वर्डिंग में एज एवर आपको बताता हूँ कि एयर में से आपने सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना है, रिमूव कर लेना है सबसे पहले, ठीक है ना। सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे आप, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। और फिर एयर को आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना है। नॉर्मल एयर का प्रेशर 180 एम है, आपने 280 एम को उसको क्या करना है, प्रेशराइज करना है, यानी कि बिल्कुल एयर को क्रश करके रख देना है, ठीक है ना। अब उस कंप्रेस्ड एयर को एक स्पाइरल जेट मींस के एक होल के जरिए, पाइप के जरिए जब वो एयर निकलेगी ना, तो यहां पर लगेगा जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट। व्हाट इज जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट, याद कर लें कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग। जैसे बैलून में आप हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद एकदम से जब आप हवा छोड़ते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप टिन पी रहे होते हैं तो टिन को जब आप ओपन करते हैं उसका लिड, तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों, क्योंकि गैसेस अंदर कंप्रेस फॉर्म में थी, ठीक है। जो ही आपने खोला लिड तो गैसेस बाय नेचर रैंडम मोशन करती हैं, ठीक है ना। तो वो फार अपार्ट होती हैं, तो वो जो ही गैसेस ने अपनी हीट लूज की तो वहां पर आया कूलिंग इफेक्ट। तो मैंने क्या बता रहा हूं आपको कि एयर थी, एयर को हमने क्या किया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, ठीक है। और फिर हमने उसको प्रेशराइज किया, क्रश कर दिया 280 एम पर, और फिर एक स्पाइरल जेट के होल से वो जो ही निकली उसने अपनी हीट को लूज किया, और हीट लूज करने के बाद एनर्जी जब एब्जॉर्ब हुई, टेम्परेचर ड्रामेटिकली ड्रॉप हुआ, और फिर वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। बाय द वे स्कॉलर्स, नाइट्रोजन का जो आपके पास आ रहा है ना टेम्परेचर, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट -96 डिग्री है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको जैसे ऑक्सीजन का भी बता देता हूँ, वो है -183 डिग्री, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने उस गैस की करनी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप उसको क्या कर रहे होते हैं, सेपरेशन कर रहे होते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, उसको रीयूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन, और फिर आखिर में स्टील सिलेंडर्स में उसको क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये तो थी जी नाइट्रोजन। इस तरीके से हम अपनी नाइट्रोजन को लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उसको हैबर प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है जनाब, हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं जी। तो सबसे पहले तो देखें कि हाइड्रोजन जो है ना वो एयर में तो है ही नहीं, हमें कहाँ से मिलेगा, मीथेन, मीथेन गैस लेंगे हम, और उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, ठीक है ना। गैस जो होती है वो जलती है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपने लिमिटेड सप्लाई देनी है, कंप्लीट कंबस्शन नहीं करनी, इनकम्प्लीट कंबस्शन करनी है। अगेन आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बताया था, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में, कि आप कंप्लीट कंबस्शन आप नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्शन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड देनी है, पूरी नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीजन नहीं देनी। क्यों, क्योंकि फिर सारी गैस जलकर खाक हो जाएगी, और हमने क्या हासिल करना है, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ना। तो इसलिए हम लिमिटेड सप्लाई देंगे, ठीक है ना। यानी कि हमने सबसे पहले करना क्या है, मीथेन लेनी है, ठीक है, और उसको लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट करना है, और साथ हम ले लेंगे स्टीम, यानी कि वाटर को वेपर स्टेट में हम लेंगे। रिएक्शन आपके सामने मैंने रख दी है, आप देख सकते हैं स्टेप 1 में, मीथेन प्लस H2O, आप इसको करेंगे लिमिटेड सप्लाई में हीट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि सर अगर लिमिटेड सप्लाई ना दें तो क्या होगा। आपको पता है कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है, आपको सिखाया हुआ है कि कंबस्शन में हमेशा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होती है, ठीक है ना। कंप्लीट कंबस्शन जब होती है तो ऑक्सीडेशन जब हो रही होती है ना, कंप्लीट कंबस्शन में ऑक्सीजन जो है ना, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। जब लिमिटेड सप्लाई होती है फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, इक्वेशन इज बैलेंस, मीथेन का भी एक मोल है, वाटर का भी, स्टीम का भी एक मोल है, और प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर जो है, हाइड्रोजन जो है वो टोटल रिएक्टेंट साइड पे 4
हाइड्रोजन जो है वो मीथेन में और 2 स्टीम में, टोटल 6 हो गया। प्रोडक्ट में 3 2 और 6 हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कार्बन भी एक एक हो गया और ऑक्सीजन भी एक एक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आ रहा है वाटर गैस शिफ्ट, इसको नाम दिया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगेन हम क्या करेंगे, मज़ीद स्टीम लेंगे और उस स्टीम के साथ आप क्या करेंगे, हीट करेंगे और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ हमारी डिज़ायरेबल गैस हाइड्रोजन मिलेगी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का भी मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन का भी बता दिया, ये दोनों हमें मिलेंगी और फिर हम इनको हैबर प्रोसेस में यूज़ करके अमोनिया बनाएंगे। ठीक है ना। अब लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, जो हमारी बुक में एक टेबल बना हुआ होता है, बॉक्सेस, किसी चीज़ को हम छोड़ते नहीं है, एक लाइन को भी, एक वर्ड को भी मैं नहीं छोड़ता, मेरी आदत है। उसी तरीके से उस टेबल के अंदर क्या है, तो देखें नाइट्रोजन जो है वो आ कहाँ से रही है, नाइट्रोजन को फिक्स कौन कर रहा है। देखिए थंडर स्टॉर्म के थ्रू, आपको पता है लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन की जो आपके पास जो है ना वो हो रही है फिक्सेशन। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल आपने बायो में पढ़ी हुई है, इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं, सिमुलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोबैक्टर, इस तरीके से डिफरेंट बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए होती है और आखिर में फिर डिकम्पोजर रिसाइकिल करके उसको एयर में छोड़ देते हैं। तो हमारे पास थंडरस्टॉर्म हो गया या आपके पास नाइट्रिफिकेशन होगी, उससे नाइट्रोजन बन रही है, फिक्स हो रही है नाइट्रोजन। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 13% जो है ना वो टोटल नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन हो रही है वो आपके पास कहाँ हो रही है, वो हम कर रहे हैं भाई, प्लेनेटरी हो रही है। ठीक है ना, इन्वायरमेंट, प्लेनेटरी इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है। मैन काइंड कर रहा है, किस मदद से, हैबर प्रोसेस की वजह से। इसीलिए तो मैंने कहा था भाई अमोनिया इज अ ग्लोबल सुपरस्टार इन किंग केमिस्ट्री वर्ल्ड। In the world of king chemistry, ammonia is global superstar. Remember it. पंजेंट स्मेल तो है। अक्सर मेरी, जब मैं लैब में होता हूँ तो मेरा जब कोई स्कॉलर आता है लैब परफॉर्म करने प्रैक्टिकल, तो मैं सबसे पहले उनको अमोनिया पेश करता हूँ ताकि पता चले कि व्हाट्स द वर्थ ऑफ किंग केमिस्ट्री। बाय द वे, आपको ये बता रहा था कि 13% जो है ना वो अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है वो हम कर रहे हैं। दिस इज़ द शेयर पावर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का टच है। ठीक है, तो लेक्चर को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक था वो अमोनिया था। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको याद हो चुका होगा। आपने जस्ट बुक से एक बार रीड करना है, याद हो गया है। क्वेश्चन भी मैंने आपको 4 से 5 बनवा दिए हैं। इसके अलावा फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेक्चर भी आपको अगर चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आपको शॉर्ट फॉर्म में फ़ाइल लेक्चर की इजीली मिल जाएगी। और हमने अमोनिया को डिटेल से आज देखा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल गोइंग थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे होती है। तो हमने अमोनिया को तैयार किया था। अमोनिया के बारे में सबसे पहले डिस्कशन की कि ये आपके पास एक ग्लोबल सुपरस्टार है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रियल में यूज़ हो रहा है 80%, तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है और बाकी 20% हम इसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक में, फार्मास्यूटिकल में यूज़ हो रहा है, रेफ्रिजरेटेंट में आपको मैंने बताया है वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। फिर हैबर प्रोसेस के बारे में डिटेल बताई थी कि 2 साइंटिस्ट थे और 1909 में नोबेल प्राइज़ विनर हैं। फिर मैंने आपको रिएक्शन समझाया, हैबर प्रोसेस का मेन कंडीशन समझाई, 400 डिग्री 200 atm प्रेशर, और फिर कैटलिस्ट आ गया। और फिर इसके अलावा जो 35% हमें अमोनिया बन रही है, फिर रिमेनिंग आपने कहाँ से लेनी है। और अनरिएक्टेड को भी हम जो है वो जो मटेरियल है उसको हम प्रेशराइज़ करते हैं और फिर हमारी जो यील्ड होती है एलिशिएटी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा हो जाती है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, वही वाले क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ से हो रहा है, एयर से किस तरीके से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और प्रेशराइज़ करना है बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक में, और फिर उसको स्पायरल जेट से जब आप करेंगे तो वहाँ से वो एक्सपेंड कर जाएगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और टेम्परेचर ड्रामेटिकली डाउन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को फिर आपने अगेन रिपीट करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, उसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। और फिर स्टीम के बारे में भी बताया था कि आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करनी है।
तो दिस वाज द लेक्चर। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। बुक से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, प्रिपेयर तो आपको हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। और इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऑफिशियली साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।